रेस्टोरेंट के हॉल में दाखिल होकर सुमिता ने इधर उधर देखा। सारी मेजें भरी हुई थी। वो इस रेस्टोरेंट की रेगुलर कस्टमर थी। स्टाफ उसको पहचानता था। हेड वेटर भी तनिक शर्मिंदा था। वो मन ही मन सोच रहा था, मोटा टिप देने वाली मैडम को आज कोई मेज खाली नहीं मिली। मैडम, वो आकर सॉरी बोलता इससे पहले ही सुमिता ने कहा, डोंट माइंड, आज रश है। वो जैसे ही वापस जाने को मुड़ी, तभी उसकी नज़र हॉल के तन्हा कोने में बैठे एक गंभीर सूरत वाले नौजवान पर पड़ी। ख्यालों में खोया वो नवयुवक फ्रूट जूस के गिलास से धीरे धीरे चुस्कियां ले रहा था। वो तन्हा कोना सुमिता को बहुत पसंद था, मगर आज वो भी खाली नहीं था। गोल मेज के इर्द गिर्द सिर्फ दो ही कुर्सियां थी। एक खाली थी, दूसरी पर हल्की हल्की दाढ़ी और आंखों पर नज़र का चश्मा लगाए गंभीर सूरत वाला वही नौजवान बैठा था। कुछ सोचकर सुमिता उस मेज के समीप पहुंची। आगंतुक को देखकर नौजवान तनिक चौंका, फिर उसने सवालिया नज़रों से सुमिता को देखा। आपके सामने की सीट खाली है, अगर माइंड ना करे तो मैं बैठ जाऊं? शौक से बैठिए। आई डोंट माइंड। सुमिता ने कुर्सी खिसकाई और उस पर बैठ गई। सामने बैठा नौजवान निर्विकार ढंग से अपने फ्रूट जूस के गिलास से चुस्कियां लेता रहा। सुमिता बहुत सुंदर थी। उसका फिगर काफ़ी सुडौल और आकर्षक था। उसको देखते ही नौजवान और अधेड़ कुत्ते की तरह लार टपकाने और जीभ लपलपाने लगते थे, मगर सामने बैठा नौयुवक उस सौंदर्य से लापरवाह था। सुमिता एक कॉल सेंटर में ऊंचे पद पर काम करती थी। उसे मोटी तनख्वाह मिलती थी। वो सैर सपाटा करने, खाने पीने के लिए कभी अकेली तो कभी किसी सहेली या सहयोगी के साथ इस रेस्टोरेंट में आती जाती थी। ये रेस्टोरेंट उसे काफ़ी पसंद था। तभी उसका अस्थायी वेटर उसके सामने आ गया। मैडम, ये सुनते ही सुमिता ने एक क्षण सामने देखा। सामने बैठा नवयुवक फ्रूट जूस पीकर ग्लास मेज पर रखकर मेन्यू पढ़ रहा था। माई ऑर्डर इज सेम। सिर हिलाता वेटर लौट गया। थोड़ी देर बाद वेटर उस पसंदीदा लाइट ड्रिंक और फ्रेंच फ्राई की प्लेट रखकर चला गया। उस नवयुवक ने भी अपना ऑर्डर दे दिया। वेटर उसका ऑर्डर भी सर्व कर गया। नवयुवक खाता पीता रहा। थोड़ी देर बाद सुमिता का खाने का ऑर्डर भी सर्व हो गया। वेटर उसकी पसंद जानता था। आमने सामने बैठे खा पी रहे दोनों नौजवान युवक युवती थे। युवती मन ही मन सोच रही थी कि नौजवान उसकी तरफ ललचाई नज़रों से अवश्य देखेगा, लार टपकाएगा व उस पर लाइन मारने की कोशिश भी करेगा, मगर एक यंत्र चलित पुतले के समान सामने बैठा नौजवान बिना किसी भाव के खाता पीता रहा। बिल अदा कर सुमिता उठकर खड़ी हुई, लेकिन अभी तक वो नवयुवक खाना खा ही रहा था। अजीब आदमी है, शायद सैडिस्ट है, सोचती हुई वो बाहर आ गई। थोड़े दिन बाद एक शॉपिंग मॉल की लिस्ट में जाते समय उसका सामना फिर से उसी सैडिस्ट से हो गया। पहले की तरह वो अब भी निर्विकार था। अरे वो नौजवान या तो कोई फिलोसफर होगा या फिर इम्पोर्टेंट व्यक्ति, उसकी कॉल सेंटर की सहयोगी नीरू ने कहा। अरे अगर वो इम्पोर्टेंट हुआ या फिलोसफर तब भी इसके किसी काम का नहीं है, शालू ने कहा। वैसे क्या तेरी उसमें दिलचस्पी है? नीरू ने शरारत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अरे इसके ईगो पर चोट पहुंची है, क्योंकि वो ना तो इसके फिगर से इम्प्रेस हुआ और ना ही बातों से। इसको उम्मीद थी कि वो इसको देखते ही ललचाएगा, लार टपकाएगा, मगर उसने तो इसकी तरफ ध्यान से देखा भी नहीं। शालू का तीर निशाने पर लगा। पहले सुमिता तिलमिलाई, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके साथ सभी सहेलियां भी हंस पड़ी। अगर वो युवक तुझसे इम्प्रेस हो जाए और दोस्ती कर ले
तब क्या खिलाएगी? मीनाक्षी ने शरारत से पूछा। इसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में लंच करेंगे, एक सहेली ने कहा। लंच का टाइम तो अभी हो गया है। नीरू की इस बात पर सब सहेलियां अपना अपना टिफिन खोलने लगीं। शाम को सबका कार्यक्रम हल्के जलपान का बन गया। सब उसी रेस्टोरेंट में पहुंची, तभी सुमिता की नज़र एक कोने में मेज के करीब बैठे नौजवान पर पड़ी। सभी ने उसकी नज़र का अनुसरण किया। अरे, क्या वही फिलोसफर तो नहीं? नीरू ने कहा, वही है। चलो हम उससे इंट्रोडक्शन करते हैं। सुमिता पहले तो सकुचाई, लेकिन फिर वो उनके साथ उस नौजवान की मेज के समीप पहुंची। हेलो हैंडसम। सुंदर नवयुवतियों को एक साथ मेज के पास आकर खड़े होने और बेबाकी से उसको हेलो बोलता देख नौजवान सकपकाया। हेलो। सुमिता को देख उसकी आंखों में पहचान के भाव उभरे, मगर वो असमंजस में पड़ा उनको देखता रहा। ये आपसे पहले भी मिल चुकी हैं। ये कहती हैं कि आप शायद कोई फिलोसफर हैं, इसलिए हम आपसे परिचय करना चाहते हैं, मीनाक्षी ने कहा। शेर बैठिए, सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए उस नौजवान ने कहा। सामने एक ही कुर्सी थी, 3 कुर्सियां और लग गईं। आपका नाम? उस नौजवान से नीरू ने पूछा। मोहित। आप क्या करते हैं? दूसरा सवाल मीनाक्षी का था। मैं आर्टिस्ट हूँ, विज्ञापन कंपनियों के लिए डिज़ाइन बनाता हूँ। आर्टिस्ट भी फिलोसफर ही होता है। इस टिप्पणी पर सब सहेलियाँ हंस पड़ी। मेरे मामा जी कहते हैं लेखन, चित्रकला, फिलॉसफी सब असामान्य मस्तिष्क के लोगों के काम ही होते हैं। शेफाली की इस बात पर सब सहेलियां फिर हंस पड़ी। मोहित भी मुस्कुरा पड़ा था। अरे, तू भी तो कुछ बोल, असल फिलोसफर तो तू है, नीरू ने सुमिता को कहा। मिस्टर, आपका स्टूडियो कहाँ है? पहली बार सुमिता ने सवाल किया। इस पर मोहित ने अपने पर्स से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर थमा दिया। अब आप हमें कुछ खिलाएंगे या फिर हम आपकी खिदमत करें? नीरू ने आंखें मटकाते हुए कहा। इस पर मोहित हल्का सा हंसा और सिर झुकाते हुए बोला, फरमाइए, आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? उसकी इस अदा पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर सब ने मेन्यू पढ़कर अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर कर दिया। हल्की फुल्की बातें करते करते हंसते हुए खाया पिया। अच्छा खासा बिल आया जो मोहित ने मुस्कुराते हुए अदा किया। फिर अपने कॉल सेंटर का पता और सुमिता का मोबाइल नंबर देकर सब चली गई। मोहित अपने स्टूडियो में बैठा सोच रहा था कि वो कंप्यूटर पर ग्राफिक डिज़ाइन बनाता था। कभी ये काम कागज़ और ब्रश से होता था, मगर अब सब कंप्यूटर से होता है। वो तन्हाई पसंद, खुद तक सीमित रहने वाला युवक था। उसका सामाजिक दायरा सीमित था। मूल रूप से वो एक चित्रकार था। रोजी रोटी के लिए वो आर्टिस्ट बन विज्ञापन कंपनियों को छोटे छोटे क्रिएटिव डिज़ाइन स्केच बनाकर देता था। 30 वर्ष का होने पर भी वो कुंवारा था। कभी आगे बढ़कर उसने किसी लड़की से दोस्ती नहीं की थी। अभी तक विवाह न होने के कारण यही था। अपने रिजर्व नेचर की वजह से वो किसी लड़की को पसंद नहीं कर पाता था और न ही कोई लड़की उसे पसंद कर पाती थी। मगर आज का किस्सा कुछ अजीब सा था। कुछ दिन पहले एक सुंदर सी लड़की उसे रेस्टोरेंट में मिली थी, फिर लिफ्ट में, मगर अपने स्वभाव के कारण वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया और चुपचाप बैठा रहा। अब उसको क्या पता था कि एक दिन उसकी यही खुद में सीमित रहने की प्रवृत्ति आकर्षण का कारण बन जाएगी। सुमिता भी यही सोच रही थी कि दर्जनों पुरुष मित्र होने पर भी उसको कोई प्रभावित नहीं कर पाया और इसका सबसे अहम कारण था कि हर कोई उस पर ललचाई दृष्टि डालता था। कुछ दिन बाद वो मोहित के स्टूडियो में जा पहुंची।
मोहित कंप्यूटर पर ग्राफिक्स बना रहा था। अन्य कंप्यूटरों पर उसके कई सहायक काम कर रहे थे। इनमें 3 से 4 लड़कियां भी थीं। अरे आप आइए आइए, तशरीफ रखिए। सुमिता को देखकर मोहित खिल उठा। ठंडा पीते हुए सुमिता ने इधर उधर नजर डाली। स्टूडियो में एक तरफ स्टैंड पर कैनवास से बने खाली और अर्धनिर्मित चित्र भी थे। क्या कंप्यूटर के ज़माने में आप तुलिका और कैनवास पर भी काम करते हैं? उसने पूछा। जो रचनात्मक ब्रश और कैनवास पर आती है वो कंप्यूटर के डिज़ाइन या ग्राफिक्स में नहीं आ सकती। लेकिन आजकल तो अधिक चलन कंप्यूटर से बने डिज़ाइनों का है। वो तो है, मगर इस तरह बने किसी डिज़ाइन या तस्वीर में वो आत्मा नहीं होती जो ब्रश से बने चित्र में होती है। मोहित की इस बात को सुनकर सुमिता समझ गई कि मोहित एक चित्रकार के साथ साथ पक्का दार्शनिक भी है। इसके बाद हल्की फुल्की बातें कर सुमिता वापस चली आई। स्टूडियो में सुमिता का आना जाना बढ़ गया और अब दोनों शाम को काम समाप्त होने के बाद घूमने फिरने जाने लगे। सुमिता को उसका सहज स्वाभाविक स्वभाव और खुद में खोए रहने की प्रवृत्ति पसंद आ गई। मोहित भी उससे प्रभावित हुआ। वो एक बार उसके कॉल सेंटर भी आया, मगर वहाँ का व्यावसायिक और व्यस्त माहौल उसको पसंद नहीं आया। सुमिता सोचती कि वो मोहित से विवाह संबंधी बात करे या फिर वो ही उसको प्रपोज करेगा। एक शाम मोहित के पास एक बड़ी विज्ञापन कंपनी का फ़ोन आया। मिस्टर मोहित, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर व्हाट? पिछले महीने आपके बनाए लैंडस्केप डिज़ाइन को इंटरनेशनल नेचुरल डिज़ाइन कॉन्टेस्ट में पहला अवार्ड मिला है। आपको 1 सप्ताह का स्विट्ज़रलैंड भ्रमण का इनाम भी मिला है। इस पर मोहित आश्चर्य में पड़ गया। मगर मैं तो कभी बाहर घूमने नहीं गया। कोई बात नहीं, अब हो आइए। मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। आजकल पासपोर्ट 3 दिन में बन जाता है। नियत दिन मोहित भ्रमण के लिए हवाई जहाज़ पर सवार हुआ। उसके साथ अन्य शहरों से आए कई चित्रकार और आर्टिस्ट भी थे। भ्रमण टूर का कॉन्ट्रैक्ट एक टूरिस्ट कंपनी से लिया था। हवाई जहाज़ उड़ाते ही सबको सीट बेल्ट बांधने की हिदायत दी गई। साथ ही लेमन जूस या टॉफ़ी चूसने को दी गई। हवाई सफ़र लगभग 7 घंटे का था। पहले हल्का नाश्ता सर्व हुआ, फिर दोपहर का भोजन मिला। मिस्टर, आप वेज लेंगे या नॉन वेज? एक खूबसूरत व्यमबाला ने मोहित के समीप आकर पूछा। किसी ख्याल में खोया मोहित एकदम चौंका और बोला, मैं दोनों ही खा लेता हूँ, जो अच्छा बना है ले आइए। उसके इस जवाब पर आगे पीछे और सामने की कतार में बैठे यात्री हंस पड़े। व्यमबाला भी हंस पड़ी। मिस्टर, हवाई जहाज़ में खाना किचन में नहीं बनता, बल्कि बंद पैकेज में सप्लाई होता है। आप अगर वेजिटेरियन पैकेट मंगाते तो वेजिटेरियन मिलेगा और नॉनवेज मंगाएंगे तो वही मिलेगा। ठीक है, नॉनवेज ही दे दो। एयर होस्टेस एक पैकेट और एक खाली प्लेट चम्मच उसे थमाकर आगे बढ़ गई। अगली सीट के पीछे फोल्डिंग टेबल का इंतजाम था। सहयात्री को देखा देखी मोहित ने भी मेज खींच ली और उस पर प्लेट रखकर पैकेट खोला। फिर आइसक्रीम व कॉफ़ी सर्व हुई। व्यमबाला एक ट्रॉली में ये सब सर्व कर रही थी। उसका पाला पहली बार हवाई जहाज़ की यात्रा करने वाले यात्रियों से पड़ता ही रहता था। उसे मोहित जैसे यात्री मिलते ही रहते थे। जहाज़ हवाई अड्डे पर उतरा तब तक शाम ढल आई थी, जहां से मुख्य शहर काफ़ी दूर था। एक स्टेशन वैगन में अनेक यात्री सवार हुए। व्यमबाला एक एयरबैग थामे आ गई और संयोग से उसे मोहित के बगल में सीट मिली। क्या आप स्विट्ज़रलैंड पहली बार आए हैं? एयर होस्टेस ने बातचीत शुरू की।
मैं हवाई जहाज़ में पहली बार सवार हुआ हूँ। आप यहाँ क्या करने आए हैं? बेहतरीन दाढ़ी बढ़ाए मस्त मौला नजर आने वाले सुंदर नैन नक्श वाले युवक की तरफ गौर से देखते वेम्बाला ने पूछा। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, विज्ञापन कंपनियों के लिए ग्राफिक्स और डिज़ाइन बनाता हूँ। हाल ही में मेरे एक डिज़ाइन को एक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है, जिसके लिए एक सप्ताह के लिए स्विट्ज़रलैंड का भ्रमण इनाम मिला है। वेम्बाला प्रशंसात्मक नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। आप तो नियमित आती रहती होंगी। जी हाँ, हमारा तो प्रोफेशन ही ऐसा है। यहाँ कब तक ठहरेंगी? 3 दिन। वापसी के पूरे यात्री मिलने में 3 दिन लग ही जाते हैं। समय बिताने के लिए आप क्या करती हैं? यहाँ समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सारा स्विट्ज़रलैंड बहुत खूबसूरत है। बर्फ़ पर स्कीइंग करते, पहाड़ों पर एक्सपीडिशन्स करते और बड़ी झील में बोट चलाते समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। वेम्बाला ने कहा। इस तरह हल्की फुल्की बातें होती रही। मुख्य शहर बर्न आधे घंटे बाद आया। एक 3 सितारा होटल में ठहरने का इंतज़ाम था। वेम्बाला और उसके क्रू के अनेक साथी नियमित आते जाते थे, इसलिए स्टाफ उन्हें पहचानता था। अगले दिन साइट सीइंग के लिए भ्रमण दल एक टूरिस्ट बस में सवार हुआ। सचमुच सारा स्विट्ज़रलैंड ही बहुत खूबसूरत था। वेम्बाला भी साथ थी। मोहित और उसकी मुलाकात हल्की फुल्की दोस्ती में बदल गई। आपका क्या नाम है? रेस्टोरेंट में मेन्यू पढ़ते मोहित ने पूछा। सुमिता वालिया। और आपका? मेरा नाम तो मोहित है। मोहित उसकी तरफ अपलक देखता रहा। उसके इस तरह देखने पर सुमिता वालिया तनिक चौंकी और उसने पूछा, आप इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? एक ही महीने में 2 लड़कियों से वास्ता पड़ा और संयोग से दोनों का नाम भी सुमिता है। इस पर सुमिता वालिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो दूसरी सुमिता कौन है? उसने मोहित से जानना चाहा। वो एक कॉल सेंटर में काम करती है। एक बार रेस्टोरेंट में मेज खाली नहीं थी तो मेरे समीप ही आकर बैठ गई थी। फिर पता नहीं मुझ पर कैसे आकर्षित हो गई। पता नहीं कैसे आकर्षित हो गई थी कहने पर सुमिता वालिया ने उसकी तरफ गौर से देखा। क्या कभी मोहित ने अपने व्यक्तित्व पर गौर नहीं किया? रेस्टोरेंट का माहौल मोमबत्तियों के मध्यम प्रकाश में बहुत रोमानी हो गया था। हल्के फुल्के ड्रिंक्स के बाद एक दूसरे की पसंद का खाना खाया गया। खाना खाने के बाद टहलने का प्रोग्राम बना। बाहर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। आप भारी गर्म कपड़े नहीं लाए? मोहित के हल्के पुल्लोवर की तरफ देखते हुए सुमिता वालिया ने कहा। मैं कभी ऐसी जगह आया ही नहीं। चलिए, मेरे पास एक्स्ट्रा ओवरकोट है। सुमिता के साथ मोहित उसके होटल के कमरे में चला गया। ओवरकोट उसे फिट आ गया। हल्की बर्फबारी में दोनों काफ़ी देर तक इधर उधर घूमते रहे। घूमते घूमते सुमिता खुद को मोहित के गले में बाहें डाले देखने लगी। शहर के एक किनारे पर काफ़ी बड़ी झील थी, जिसकी दूसरी सीमा साथ लगते जर्मनी को छूती थी। कल मुझे वापस जाना है, सुमिता ने कहा। मेरा अभी 4 दिन का भ्रमण बाकी है। कहाँ घूमोगे? क्या पता, ये तो भ्रमण टूर का संचालक बताएगा। शायद सुमिता वालिया कहना चाहती थी कि अगर ठहरती तो भ्रमण और भी सुखद रहता, मगर वो खामोश रही। अपना अपना मोबाइल नंबर देकर दोनों ने विदा ली। भ्रमण समाप्त कर मोहित भी सप्ताहांत में लौट आया। थोड़े थोड़े अंतराल पर कॉल सेंटर में कार्यरत सुमिता भी आती रही। दोनों पहले की तरह ही शाम को खाने पीने घूमने फिरने को निकलते रहे। एक शाम वेम्बाला सुमिता वालिया का फ़ोन आया। उसने मोहित को शाम के खाने के लिए आमंत्रित किया। स्थान वही था जहां कॉल सेंटर वाली सुमिता मिली थी। ये जानकर मोहित की स्थिति बड़ी खराब हो गई।
क्योंकि उसी शाम उसका दूसरी सुमिता के साथ खाने का प्रोग्राम था और स्थान भी वही था। अब वो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। व्योमबाला को तो कॉल सेंटर वाली सुमिता के बारे में बता दिया था, मगर व्यस्तता के कारण कॉल सेंटर वाली सुमिता को व्योमबाला सुमिता के बारे में कुछ नहीं बता पाया था। जो होगा देखा जाएगा, इस विचार को लेकर वो वहां जाने के लिए तैयार होने लगा। पहले वो कभी भी शाम को घूमने जाते समय तैयार नहीं होता था, मगर जब से उसकी दोस्ती सुमिता से हुई और अब व्योमबाला से, तब से वो अपने व्यक्तित्व की तरफ ध्यान देने लगा था। शानदार काले यूनिक सूट और मैच करती टाई लगाए कीमती परफ्यूम से महकता मोहित रेस्टोरेंट में पहुंचा। व्योमबाला एक रिजर्व टेबल पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। मोहित को देखते ही चौंक पड़ी। उसका व्यक्तित्व एकदम से बदल गया। कहाँ तो वो एक बेतरतीब मस्त मौला सा साधारण कपड़े पहनने वाला नौजवान, और अब कहाँ ये एकदम से अप टू डेट सूट बूट टाई में सजा धजा नौजवान। हेलो, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम शहजादा गुलफाम की तरह, व्योमबाला ने मोहित को देखते हुए कहा। अपनी तारीफ से कौन खुश नहीं होता, इसलिए मोहित भी यह सुनकर बहुत खुश हो गया। आप भी तो बला की दिलकश और हसीन नजर आ रही हैं। व्योमबाला हल्की नीले रंग की शिफॉन साड़ी पहने हुए थी और उससे मैच करता लो कप ब्लाउज और मैच करती हल्की ज्वेलरी सचमुच उसके सौंदर्य में चार चांद लगा रही थी। मोहित की पहली मुलाकात जहां कॉल सेंटर वाली सुमिता से होती है, वहीं दूसरी बार वो स्विट्जरलैंड भ्रमण के दौरान व्योमबाला सुमिता से मिलता है। अब मोहित की तीसरी मुलाकात एक विज्ञापन कंपनी की डायरेक्टर सुमिता से होती है। आखिर इन तीनों सुमिता में से उसने किसको अपना हमसफर बनाया। एक दूसरे की तारीफ के बाद जैसे ही ड्रिंक्स का दौर शुरू हुआ, तभी हॉल में कॉल सेंटर वाली सुमिता ने कदम रखा। वो भी आज खास तौर से ब्यूटी पार्लर से सज धज कर आई थी। उसने नए फैशन की काली सलवार कमीज डाली हुई थी। बिना दुपट्टे के वो गले में नए डिज़ाइन का नेकलेस डाले हुए थी। आज वो मोहित से शादी के बारे में बात करना चाहती थी। तन्हा कोने वाली पसंदीदा मेज अभी तक खाली थी। शायद मोहित अभी तक नहीं आया था। वो सोचते हुए वो धीरे धीरे चलती हुई अपने मेज के पास पहुंची। साथ वाली मेज पर एक जोड़ा चहकता हंसता बातें कर रहा था। पुरुष की पीठ उसकी तरफ थी। चेहरा पीछे से कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, मगर मोहित तो हमेशा जीन्स टी शर्ट या फिर कैजुअल वियर पहनता था। ये तो कोई हाई सोसाइटी का कोई सूट बूट में नौजवान है। कुर्सी पर बैठकर वो उस जोड़े को देखने लगी। आवाज़ मोहित की ही थी। उसे अपनी तरफ देखते हुए व्योमबाला ने मोहित से कहा, आपके पीछे की मेज पर बैठी लड़की आपको ही देख रही है। इस पर मोहित चौंका। व्योमबाला से बातों में मगन होकर वो सुमिता के साथ अपने फिक्स्ड प्रोग्राम को भूल ही गया था। वो फुर्ती से उठा और मुड़कर सुमिता के समीप पहुंचा। हेलो डियर, हाउ आर यू? मोहित के इस बदले रूप को देखकर सुमिता चौंकी। साथ में एक खूबसूरत लड़की भी थी। ऐसी स्थिति की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मोहित ने उसकी बाह थामी और प्यार से खींचता हुआ उसे व्योमबाला के समीप ले आया। इनसे मिलिए, ये आपकी हम नाम है। इनका नाम भी सुमिता वालिया है और ये एयर होस्टेस हैं। उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। व्योमबाला के आसपास में गर्मजोशी थी, क्योंकि उसको मोहित ने कॉल सेंटर वाली सुमिता के बारे में बता रखा था। वहाँ कॉल सेंटर वाली सुमिता का आसपास ठंडा था। वह बड़े असमंजस में थी। पिछले महीने जब मैं स्विट्जरलैंड भ्रमण पर गया था,
तब इनसे मुलाकात हुई थी। मैंने आपके बारे में तो इन्हें बता दिया था, लेकिन इनके बारे में आपको बताना भूल गया था। सुमिता के माथे पर बना तनाव का घेरा थोड़ा ढीला पड़ा। ठंडे और हल्के ड्रिंक्स का दौर फिर से शुरू हुआ। तभी डांस फ्लोर पर डांस का पहला दौर शुरू हुआ। लेट अस हैव ए राउंड, व्योमबाला ने मोहित की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। मोहित उठा और उसके साथ डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गया। एयर होस्टेस दुनिया भर में घूमती थी। अनेक देशों में ठहरने के दौरान एंटरटेनमेंट के लिए डांस करना, एंजॉय करना उसके लिए सहज था। वो रिदम मिलाकर दक्षता से डांस कर रही थी। सुमिता के साथ मोहित भी अनेक बार डांस फ्लोर पर थिरक चुका था, मगर एयर होस्टेस सुमिता के साथ बात कुछ और ही थी। पहला दौर समाप्त हुआ। रेस्ट करने और हल्के ड्रिंक्स के बाद नया दौर शुरू हुआ। इस बार कॉल सेंटर वाली सुमिता का साथ था। आज वो विशेष तौर पर सज धज कर नए उत्साह के साथ प्रपोजल लेकर आई थी, मगर खीर में मक्खी पड़ जाने के समान एयर होस्टेस आटपकी थी। वो उसी के समान सुंदर थी और उससे कहीं ज़्यादा एक्टिव थी। मोहित हमेशा कैजुअल वियर में ही आता था, लेकिन आज वो बन ठन कर सुमिता को अपनी बाहों में लेकर उसके वक्षस्थल को भींच लेता था। सुमिता भी उसका मजा लेती थी, मगर आज दोनों में वो बेबाकी नहीं थी। दोनों आज किसी प्रोफेशनल डांसर जोड़े की तरह नाच रहे थे, जिनका मकसद किसी तरह इस राउंड को पूरा करना था, न कि अपना और अपने साथी का मनोरंजन करना। डांस के बाद खाना खाया गया। वे दोनों अपनी अपनी शिकायतों के साथ मोहित को विश करती ऊपर से मुस्कुराती हुई विदा हुई। इस बात का मोहित को भी पछतावा हुआ कि क्यों उसने उन दोनों को एक साथ यहाँ बुलाया। उसे दोनों में से किसी एक को टाल देना चाहिए था, या फिर दोनों को ही टाल देना चाहिए था, मगर अब जो होना था वो हो चुका। अगले कई दिन तक उन दोनों में से किसी का भी फोन नहीं आया। मोहित फिर से अपने चित्रों, ग्राफिक्स व डिज़ाइनों में डूब गया। एक शाम उसे किसी विज्ञापन कंपनी से फोन आया। कंपनी की डायरेक्टर उससे एक सौंदर्य प्रसाधन कंपनी के लिए नए डिज़ाइनों पर आधारित विज्ञापन श्रृंखला के लिए विचार विमर्श करना चाहती थी। मोहित नियत समय पर कंपनी ऑफिस पहुंचा। विज्ञापन कंपनी की डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर नेम प्लेट थी, सुमिता मुदगल, विज्ञापन डायरेक्टर। मोहित मुस्कुराया। दो सुमिताओं के बाद तीसरी सुमिता मिल रही थी। उसका कार्ड देखने के बाद बाहर बैठा ऑफिस बॉय उसको तुरंत अंदर लेकर गया। ऑफिस काफी भव्य और सुरुचिपूर्ण था। कीमती लकड़ी की मेज के साथ रिवॉल्डिंग चेयर पर दमकते चेहरे वाली बॉब कट युवती टॉप और पैंट पहने बैठी थी। उसने उठकर गर्मजोशी से हाथ मिलाया। प्लीज बैठिए। मिस्टर मोहित, आपका सरनेम क्या है? मेहता। माय नेम इज मोहित मेहता। आपके बनाए डिजाइन काफी आकर्षक और लीक से हटकर होते हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया। हमारे पास एक मल्टीनेशनल कंपनी का बड़ा ऑर्डर आया है, आपसे इसी सिलसिले में बात करनी है। इसके बाद लंबी बातचीत हुई। अपनी नोटबुक में ज़रूरी निर्देश नोट कर मोहित चला आया। इसके बाद डिज़ाइन दिखाने, डिस्कस करने का सिलसिला चल पड़ा। कई बार सुमिता मुदगल उसके कार्यस्थल पर भी आई। मोहित पहले की तरह ही बेतरतीब ढंग से कपड़े पहनता, कभी तो कई दिन तक शेव नहीं करता। उसका यही खिलंदड़ापन अब तीसरी सुमिता को भी भा गया। वो भी अब बार बार आने लगी थी। मोहित भी शाम को उसके साथ घूमने फिरने लगा। इस दौरान पहले वाली सुमिता और व्योमबाला का फोन भी नहीं आया। दोनों से नाराज जो हो गई थी, मगर दोनों की नाराजगी ज़्यादा दिन तक नहीं रही।
दोनों का गुस्सा धीरे धीरे कम हुआ और दोनों ये सोचने लगे कि क्या मोहित धोखेबाज था। नहीं, ऐसा नहीं था। ये तो एक संयोग ही था कि दो हमनाम लड़कियां उससे टकरा गई थी या उसे मिल गई थी। एक ही दिन एक ही स्थान पर मुलाकात होना संयोग था। अगर मोहित धोखेबाज होता तो उन्हें एक ही स्थान पर नहीं बुलाता। पहले कॉल सेंटर वाली सुमिता का फोन आया। पहले तो मोहित चौंका, फिर मुस्कुराया और खिल उठा। अरे, इतने दिन बाद आपने कैसे याद किया? आपने भी तो फोन नहीं किया। मैंने सोचा आप नाराज हैं। किस बात से? अब मोहित क्या कहता? उसके बिना कहे भी सुमिता सब समझ गई। आज शाम का क्या प्रोग्राम है? जो आप चाहें। किसी और के साथ कुछ फिक्स तो नहीं? इस पर मोहित खिलखिलाकर हंस पड़ा। उस दिन तो संयोग मात्र ही था। ओके, फिर सेम जगह और सेम टाइम। अभी फोन रखा ही था कि व्योमबाला का फोन आ गया। अरे स्वीटहार्ट, आज आपने कैसे याद कर लिया? आपने मुझे स्वीटहार्ट कहा? मैं तो सोचती थी कि आपकी स्वीटहार्ट तो वो है व्योमबाला चहकी। वो तो है ही, आप भी तो हैं। एक साथ दो स्वीट होने से आपको शुगर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। व्योमबाला के इस शिष्ट मजाक पर मोहित खिलखिलाकर हंस पड़ा था। आज का क्या प्रोग्राम है? पहले से ही फिक्स्ड है। अरे, मैं तो सोचती थी शायद आज आपकी शाम खाली होगी। उसने भी उस दिन के बाद आज ही फोन किया था। क्या बात है? क्या उससे झगड़ा हो गया था? नहीं, उस दिन से ही नाराज हो गई और आज उसका गुस्सा कम हुआ तो उसने फोन किया। आज उसी जगह मिलना है। तब तो आपकी शामें इतने दिन तक बेरौनक रही होंगी। व्योमबाला के स्वर में तल्खी भरी थी। मोहित खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो बताने लगा कि इस दौरान तीसरी सुमिता से उसकी दोस्ती हो गई थी और कोई शाम बेरौनक नहीं रही। ओके, आज शाम पहली बार नंबर की रही और फिर फोन करूंगी। रेस्टोरेंट में तन्हा कोने वाली मेज पर मोमबत्ती स्टैंड पर लगी मोमबत्तियों का प्रकाश माहौल को बेहद रोमानी बना रहा था। सुमिता सफ़ेद झालरों और हल्के सितारों टंगे सफ़ेद सूट में बहुत दिलकश लग रही थी। मोहित भी मैच करती टी शर्ट और ट्राउज़र में था। उसके गले में सोने की मोटी चैन थी। आज वो बेहद स्मार्ट लग रहा था। आज डांस फ्लोर पर दोनों काफ़ी करीब थे। दोनों चाहे अनचाहे कहीं भी किसी के शरीर को स्पर्श हो जाने पर दूरी बनाए रखने की कोई सावधानी नहीं थी। सुमिता इस बात से निश्चिंत थी कि आज मोहित उसका था और उसकी नज़रें किसी व्योमबाला या किसी और के लिए नहीं भटक रही थी। डांस के बाद हल्का ड्रिंक और फिर लजीज खाने का दौर शुरू हुआ। फिर शहर के एक तरफ स्थित पार्क में घूमकर दोनों राजी खुशी विदा हुए। 2 से 3 दिन बीत गए। मोहित काम में बिजी था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नज़र डाली तो फ़ोन विज्ञापन कंपनी वाली सुमिता का था। अरे सुमिता जी, नमस्ते। बहुत बिजी रहते हैं आप। जब भी फ़ोन करो स्विच ऑफ मिलता है। कम से कम शाम को तो फ़ोन ऑन रखा करो। सुमिता मुग्दल के स्वभाव में प्यार भरी शिकायत थी। अब मोहित क्या कहता? शाम को तो वो बिना काम के ही बिजी रहता है। आखिर दो उसके लिए लालायित थी, लेकिन अब तो तीसरी भी आ गई थी। क्या हुआ? क्या सो गए आप? नहीं नहीं, ज़रा काम में लगा था। आज शाम आउटिंग के लिए आ सकते हैं? नहीं, आज बिजी हूँ, कल देखेंगे। आज की शाम तो व्योमबाला के साथ थी। व्योमबाला हल्के मैरून कलर की साड़ी ब्लाउज में अपने गॉर्फर्ड के कारण बला की हसीन लग रही थी। मोहित भी क्रीम कलर के सफारी सूट में जच रहा था। व्योमबाला के साथ डांस अलग अंदाज और हल्का जोशीला था। कॉल सेंटर वाली सुमिता अगर खिला गुलाब थी तो व्योमबाला महकता हुआ जूही का फूल थी।
मोमबत्तियों के रोमांटिक प्रकाश में खाना पीना हुआ, फिर बोट क्लब पर बोटिंग। दोनों विदा हुए। इस दौरान पहली सुमिता का कोई जिक्र नहीं हुआ। उसके साथ बीती शाम अच्छी थी, ये शाम भी अच्छी रही। तीसरी सुमिता का जिक्र मोहित ने जानबूझकर नहीं किया था। 3 दिन बाद तीसरी सुमिता के साथ डेट थी। संयोग से उसे भी वही रेस्टोरेंट पसंद था। आज मोहित फिर से कैजुअल वियर में था। उसको आभास हो चला था कि तीसरी सुमिता भी पहली सुमिता की तरह उसे बेतरतीब और कैजुअल पहनावे में पसंद करती थी। उसे वो एक चित्रकार, एक कलाकार या दार्शनिक दिखने वाले रूप से ज़्यादा पसंद था। आप बैठो, मैं ज़रा टॉयलेट हो आऊँ। टॉयलेट से बाहर आते ही उसके कानों में दो व्यक्तियों की बातचीत के अंश पड़े। ये लड़का तगड़ा चक्करबाज है, 3 हसीनाओं से एक साथ चक्कर चलाता है। ये जुमला सुनकर मोहित पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। उसने तब तक कभी इस पहलू पर सोचा भी नहीं था कि उसके बारे में देखने वाले, खासकर उससे परिचित या उसको पहचानने वाले, क्या सोचते थे। आपको क्या हुआ? आपका चेहरा एकदम उतर गया है। उसके चेहरे पर छाई गंभीरता को देखकर सुमिता ने पूछा। कुछ नहीं, मैं अकस्मात किसी ग्राफिक्स के बारे में विचार कर रहा था। अरे छोड़ो ना, हर समय प्रोफेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। शाम को एंजॉय करो। वो शाम भी अच्छी गुजरी, मगर अगले दिन मोहित गंभीर था। अब से उसने कभी अपने कार्यस्थल पर काम करने वाले स्टाफ के चेहरे के भाव पर गौर नहीं किया था, मगर अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी छवि उनकी नज़रों में पहले जैसी नहीं रही। जब से 3 सुंदरियों के साथ शाम बिताने का सिलसिला चला था, अगले 3 दिन में तीनों सुमिताओं का फ़ोन आया, मगर उसने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र डालकर फ़ोन अटेंड नहीं किया। सभी कॉलें मिस्ड कॉल में दर्ज हो गई। 1 सप्ताह तक मिस्ड कॉल का सिलसिला चलता रहा, लेकिन वो अपने काम में व्यस्त रहा। आखिर कॉल सेंटर वाली सुमिता से रहा नहीं गया और वो उसके ऑफिस ही आ गई। क्या बात है, फ़ोन अटेंड क्यों नहीं करते? कुछ काम कर रहा हूँ। आज शाम खाली हो? नहीं, कल देखेंगे। उसके स्वर में तटस्थता और उत्साहीनता को महसूस कर सुमिता चुपचाप वापस चली गई। इसके बाद बारी बारी से व्योमबाला और विज्ञापन कंपनी की डायरेक्टर का आना भी हुआ, मगर मोहित ने उनको भी टाल दिया। उसके ऐसा करने से तीनों देवियों की उत्कंठा और बढ़ी। पहले तो सभी उसके मर्यादित संयमित व्यवहार से प्रभावित थीं। अब शाम की डेट टालने से उनकी बेकरारी और बढ़ी। दोनों सुमिताओं ने समझा कि वो उसे नहीं, दूसरी को ज़्यादा पसंद करता है, मगर तीसरी को पहली दोनों देवियों का पता नहीं था, इसलिए वो असमंजस में थी। मोहित अब सोच में पड़ गया था कि किसी चक्कर बाज या रसिक के समान 3 सुंदरियों के साथ घूमना फिरना, खाना पीना उसके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं था। उसे किसी एक को पसंद करके उससे विवाह कर लेना चाहिए। वो इस पर विचार करने लगा। किसे चुने? तीनों ही सुंदर थी, वेल सेटल थी, अच्छे परिवार से भी थी। जात पात का आजकल कोई मतलब नहीं था। उसके साथ तीनों जचती थी। तीनों का स्वभाव भी उसके अनुरूप था। उधर वे तीनों उससे स्पष्ट बात कर विवाह संबंधी फैसला करना चाहती थी। पहली दो इस पशुपेश में थी कि मोहित की पहली पसंद कौन थी। इतने दिन तक डेट के लिए मना करने से उनको गलतफहमी होनी ही थी। दोनों चुपचाप बीच बीच में रेस्टोरेंट का चक्कर भी लगा आई कि शायद मोहित पहली या दूसरी सुमिता के साथ आया हो, मगर वो नहीं दिखा। कॉल सेंटर वाली सुमिता के वेटर ने भी पुष्टि की कि वो नहीं आया था। अब उनका विचार यही बना कि वो काम में ज़्यादा व्यस्त था। मोहित को भी स्पष्ट आभास था
कि तीनों उससे विवाह करना चाहती हैं, मगर वे तीनों ही उससे इस संबंध में पहल करने की अपेक्षा कर रही थीं। अब उसने तीनों में से किसी एक को चुनना था और उसे प्रपोज करना था। इसके लिए क्या करे, कैसे किसी एक का चुनाव करे। तीनों ही सुंदर थी, अच्छे परिवारों से थी, चरित्रवान थी, किसी के भी व्यवहार में हल्कापन नहीं था। मिस्टर मोहित, मैं सुमिता मुग्दल बोल रही हूँ। आज शाम का क्या प्रोग्राम है? विज्ञापन डायरेक्टर का फोन था। आज शाम खाली हैं आप? बोट क्लब आ जाएं। काफ़ी दिन से बाहर नहीं निकला, इसलिए मोहित भी शाम को एंजॉय करना चाहता था। बोट क्लब क्यों, रेस्टोरेंट क्यों नहीं? आज खाने पीने से ज़्यादा घूमने की इच्छा है। ओके। पेडल ऑपरेटेड बोट झील में हल्के हल्के शांत पानी में धीमे धीमे चल रही थी। झील के बीचों बीच बोट रोककर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। किस बारे में? अनजान बनते हुए मोहित बोला। आपका विवाह के बारे में क्या ख्याल है? आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं? जी हाँ, सुमिता मुग्दल ने स्पष्ट कहा। अभी हमें मुलाकात किए मात्र 2 महीने हुए हैं। इतनी जल्दी फैसला करना ठीक नहीं है। आप कितना समय चाहते हैं फैसला करने के लिए? कुछ कह नहीं सकता। आप चाहें तो फैसला लेने से पहले एक दूसरे को समझने के लिए लिव इन के तौर पर साथ साथ रह सकते हैं। वैसे भी आजकल इसी का चलन है। विज्ञापन डायरेक्टर ने गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। मोहित भी गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। विज्ञापन डायरेक्टर अच्छी समझदार थी। उसका सुझाव आजकल के नए दौर के हिसाब से था। मैं सोचूंगा इस बारे में। अब हम थोड़ी देर बोटिंग करके खाना खाने चलते हैं। सही फैसले तक पहुंचने के लिए मोहित को एक सूत्र मिल गया था। वो यही था कि विवाह के संबंध में तीनों क्या विचार रखती थीं। अगले रोज उसने शाम से पहले कॉल सेंटर फ़ोन किया। अरे, आपने आज कैसे याद कर लिया? सुमिता ने तनिक हैरानी से कहा। इतने दिन व्यस्त रहा, आज काम की थकान शाम को सैर करके दूर करने का इरादा है। ओके, फिर सेम प्लेस एट सेम टाइम। नो नो, रेस्टोरेंट नहीं, नेशनल पार्क। ओके। नेशनल पार्क काफ़ी एरिया में फैला हुआ था। एक आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम के 2 कप ले दोनों टहलते टहलते आगे निकल गए। जहाँ तहाँ झाड़ियों व पेड़ों के पीछे नौजवान जोड़े रोमांस कर रहे थे। कई बरसात का मौसम न होने पर भी रंग बिरंगे छाते लाए थे और उनको फैलाकर उनकी ओट में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। इस रोमानी माहौल को देखकर हम दोनों ही सकपका गए। तन्हाई पाने के इरादे से दोनों जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए। एक तरफ कृत्रिम पहाड़ी बनाई गई थी, दोनों उस पर चढ़ गए। एक बड़े पत्थर पर बैठकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। किस बारे में? आपका शादी के बारे में क्या विचार है? मोहित के इस सीधे सपाट सवाल पर सुमिता चौंक पड़ी और फिर मुस्कुराई। विवाह जीवन का ज़रूरी कदम है, एक ज़रूरी संस्कार है और लिव इन रिलेशनशिप इसका आजकल फैशन है। ये पश्चिम से आया रिवाज है। वहाँ इसके दुष्परिणाम के कारण इसका चलन अब घट रहा है। आप विवाह को अच्छा समझती हैं या लिव इन को? मेरा तो लिव इन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और अगर विवाह सफल न रहे तो ऐसा तो लिव इन में भी हो सकता है, मगर लिव इन में संबंध विच्छेद आसान होता है। अगर संबंध विच्छेद का विचार पहले से ही मन में हो तो विवाह नहीं करना चाहिए और न ही लिव इन में रहना चाहिए। सुमिता के इस सुलझे विचार में मोहित उसका कायल हो गया और प्रशंसात्मक नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। वो शाम भी काफ़ी अच्छी बीती। 2 दिन बाद मोहित ने व्योमबाला को फ़ोन किया। उसके साथ रेस्टोरेंट में मुलाकात तय हुई।
व्योमबाला बिंदास और शौक अंदाज में नए फैशन के सलवार सूट में आई। हल्के ड्रिंक और डांस के दो दौर चले। खाने का दौर शुरू हुआ। मिस वालिया, आपका विवाह के बारे में क्या विचार है? मोहित ने सीधे सवाल दागा। मैरिज लाइफ के लिए ज़रूरी है, सोशल तौर पर भी और फिजिकली भी। और लिव इन वो भी ठीक है, बात तो आपस में निभाने की है। निभ जाए तो विवाह भी ठीक है, लिव इन भी ठीक है, ना निभे तो दोनों ही व्यर्थ है। आप किसको ठीक समझती हैं? मैं तो लाइफ को एंजॉय करना अच्छा समझती हूँ। निभ जाए तो ठीक, नहीं तो और सही, मगर घुट घुट कर जीना भी क्या जीना। वेम्बाला दुनिया भर में घूमती थी। रोजाना सैकड़ों लोगों से उसकी मुलाकात होती थी। उसका नजरिया काफी खुला हुआ और बिंदास था। वो शाम भी काफी शौक और खुशगवार रही। तीनों सुमिताओं की प्रकृति और सोच मोहित के सामने थी। पहली का लिव इन में विश्वास नहीं था, दूसरी बिंदास थी, शौक थी, लाइफ एंजॉय करना उसका मुख्य विचार था। ऐसी औरत या युवती बेहतर जीवन साथी या बेहतर लिव इन साथी मिलने पर पुराने साथी को छोड़ सकती थी। तीसरी विज्ञापन डायरेक्टर काफ़ी व्यवहारिक थी। उसका नज़रिया विवाह के बारे में भी व्यावसायिक था। पहले लिव इन सफल रहा तो फिर विवाह, नहीं तो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। मोहित एक चित्रकार था, कलाकार था, दार्शनिक विचारधारा वाला था। उसको अपना सही जीवन साथी समझ आ गया था। उसने कॉल सेंटर फ़ोन किया। अरे अभी परसों ही तो मिले थे, आज मैंने आपसे एक खास बात करनी है। वो तैयार हुआ। कैजुअल वियर की जगह वो शानदार इवनिंग सूट में था। एक मित्र ज्वेलर्स के यहाँ से कीमती हीरे की अंगूठी खरीदी और रेस्टोरेंट की पसंदीदा मेज पर बैठकर अपनी भावी जीवन संगनी का इंतज़ार करने लगा। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।